हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और आज इस क्लास में मध्यकालीन भारत इतिहास के जो प्रश्न हैं वो देखेंगे। जो अरब और तुर्क आक्रमण से संबंधित प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो आपके सामने अब पहला प्रश्न होगा और पहला प्रश्न है अल-बरूनी। अल-बरूनी के बारे में सभी ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि अल-बरूनी मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अल-बरूनी किसका समकालीन था? प्रश्न है अल-बरूनी किसका समकालीन था? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था या मोहम्मद गौरी का समकालीन था या मीर कासिम का या बलबन का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जिसने भारत में पहला सफल तुर्क आक्रमण किया था, तो उसके साथ 11वीं शताब्दी में कौन आया था? अल-बरूनी। चलिए अब अल-बरूनी के बारे में जानते हैं। अल-बरूनी, पहली बात तो अल-बरूनी का जन्म कब हुआ था? 973 एडी में। कब हुआ? 973 एडी में। और कहाँ पे हुआ था? ख्वारिज़्म। नोट करेंगे मेरे साथ, ख्वारिज़्म। ख्वारिज़्म में हुआ था। पहले ये ख्वारिज़्म के शासक के दरबार में ही रहता था। तो वहाँ से जब उसको इसने हराया था ना, मोहम्मद गजनवी ने हराया, तो ख्वारिज़्म से मोहम्मद गजनवी अल-बरूनी को लेकर आ गया था। तो इसके बाद अल-बरूनी, जब महमूद गजनवी ने 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया, तो महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? महमूद गजनवी के साथ कौन आया? अल-बरूनी। कब आया? 1018 में। कब, किसके, कौन से आक्रमण के समय? लिखेंगे कन्नौज आक्रमण के समय। कन्नौज आक्रमण के समय। और इसने आकर के कहाँ कहाँ की यात्रा की? भारत और श्रीलंका। एक बार फिर से बताऊंगा, 973 एडी में जन्म हुआ, ख्वारिज़्म में जन्म हुआ और 1017-18 में यह भारत आया। और 1017-18 में भारत पर कौन सा आक्रमण करा था महमूद गजनवी ने? तो कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण करा था जब ये भारत आया। और भारत और श्रीलंका की इसने यात्रा की। अब और देखते हैं इसके बारे में। देखो, ये एक तो फ़ारसी भाषा, इसकी मूल भाषा फ़ारसी थी, पर इसकी किताबें जो है वो अरबी भाषा में मिलती हैं। फ़ारसी, अरबी भाषा, फ़ारसी भाषा, अरबी भाषा, तुर्की भाषा और संस्कृत भाषा। देखो, अब संस्कृत इसने कहाँ से सीखी होगी? तो संस्कृत तो इसने भारत से आके सीखी होगी। तो संस्कृत इसने सीखी थी वाराणसी से। वाराणसी, ये पूछा जा चुका है एक बार। तो संस्कृत कहाँ से सीखी थी इसने? वाराणसी से। और इसकी एक पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है किताब, नोट करेंगे, किताब उल हिंद। किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद पहले किस भाषा में? पहले तो ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। नोट कर लेंगे कि किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। और किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 80 अध्याय मिलते हैं। अब 80 अध्यायों में इसने लिखा क्या है? भारत के धर्म पर, भारत के दर्शन पर, भारत के त्यौहार पर, भारत के खगोल विज्ञान पर, रीति रिवाज पर, इन सभी चीज़ों के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? किताब उल हिंद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न होगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, देखो पहले, इससे पहले बहुत आक्रमण होते रहे थे, पर भारत पर पहला सफल आक्रमण जो हुआ था वो 711 में हुआ था। और 711 या 712 में किसने किया था? तो उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और ये अरब का जो सेनापति था अल-हज्जाज। अरब का सेनापति का नाम अल-हज्जाज का क्या था? दामाद था या उसका भतीजा था। तो इसने कब आक्रमण करा? 711-12 एडी में। 711-12 एडी में। और कहाँ पे किया था?
तो इसने आक्रमण किया था सिंध में। इसने आक्रमण कहाँ किया? सिंध में। और सिंध में किसको हराया था? राजा दाहिर को। ठीक है, सिंध का राजा कौन था उस समय पर? दाहिर। चलिए अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम था। देखो मैंने अभी बताया मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था, तो मोहम्मद बिन कासिम आया था अरब से। तो क्या था वो? अरबी, यानी कि अरब निवासी था, तो क्या लिख देंगे? अरब। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और देखते हैं। देखो मोहम्मद बिन कासिम कब आ रहा है, कब जीता है भारत पर? 712 AD में। किसको हराया है उसने? दाहिर को। दाहिर को हराया है, सही है। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? चचनामा। चचनामा, इसका स्रोत क्या है? चचनामा। देखो चचनामा का NCERT में कोई भी लेखक नहीं मिलता है, तो चचनामा का लेखक क्या है? चचनामा का लेखक अज्ञात है। और क्या मिलता है कि दाहिर ने पहली बार सिंध में क्या किया? जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाया। पर इसने जब इसने जजिया कर लगाया तो इसने एक तो वृद्ध व्यक्ति, महिला, ब्राह्मण, विकलांग और बच्चे इन पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया करने लगाया गया था। और एक प्रश्न आता है मध्यकालीन भारत में कि ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार किसके द्वारा लगाया गया था, तो उसका आंसर होता है फिरोज शाह तुगलक। अब हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिल रही है? चचनामा से। पहली बार उसने जजिया लगाया और उसने भारत में मकतब, अब आप मकतब का अर्थ देखेंगे क्या होता है? मकतब स्थापित किया। मकतब यानी होता है प्राथमिक विद्यालय। ये किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और पहला अगर पूछा जाए, देखिए अब कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम के। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम के। भारत पर पहला अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम के। भारत पर पहला अरबी आक्रमण को कब हुआ? 712 AD में। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? तो 712 AD में। और सिंध का राजा कौन था? दाहिर। सिंध के राजा का क्या नाम लिखेंगे आप? दाहिर। सिंध का राजा दाहिर। अगला प्रश्न, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। महमूद गजनवी कौन था? पहला तुर्की सफल आक्रमण करने वाला। मोहम्मद गौरी कौन था? तो गौर प्रदेश से आया था, सही है। तो वो था मोहम्मद गौरी, जिसने तराइन के युद्ध लड़े थे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? चलिएगा, दिल्ली का पहला मुस्लिम प्रथम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? पहली बात तो ये जो मोहम्मद गौरी था उसका क्या था? गुलाम। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और क्या था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। क्या? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, सही है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने कब करी होगी? तो इसने दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करी थी वो इसने करी थी 1206 AD में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम था और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने कब करी थी? तो 1206 में। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1210 में। और कहाँ हुई थी इसकी मृत्यु? कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। और किस खेल को खेलते समय हुई थी? तो खेल लिखेंगे आप चौगान। इसकी कुछ उपाधियां भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जैसे इसकी एक उपाधि होती है पीतबक्स, नोट करेंगे पीतबक्स, क्योंकि ये क्या करता था? हाथियों को दान देता था, इसलिए क्या बोला गया? पीतबक्स। और एक इसकी उपाधि हो जाती है लाख
लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों का दान देता था। और एक इसकी उपाधि हो जाती है कुरान खां। कुरान खां, तो कुरान खां किसको बोलेंगे? जो कुरान को संगीतमय तरीके से गाता हो या पढ़ता हो, तो वो कौन हो जाता है? कुरान खां। और एक उपाधि हो जाती है इसकी हातिम सेकंड। हातिम सेकंड। इसके अलावा इसके नाम का अर्थ क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का अर्थ क्या होता था? चंद्रमा का स्वामी। नोट कर लेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का अर्थ क्या होता था? चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी। इसे दास्ता से कब मुक्त किया गया था? तो 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो मोहम्मद गौरी का एक पुत्र था, आई थिंक गयासुद्दीन करके कुछ था, तो उसने क्या करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न, अब इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश इसका दामाद था, जो आराम शाह के बाद शासक बना। रजिया कौन थी? रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये बलबन भी आगे जाके नसरुद्दीन महमूद के बाद शासक बनेगा। चलिएगा, वो मैं आपको सबको दिल्ली सल्तनत में पढ़ाऊंगा ही। अगला, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे। और तो पहला कौन है? हसन निज़ामी। देखिए, हसन निज़ामी जो है वो इसके दरबार में नहीं था। दूसरा कौन है? उतबी फिरदौसी चंद्रवरदाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उतबी। देखिएगा, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी भारत पर पहला आक्रमण कब करता है? 1000 AD में, 1000 या 1001 AD में। और किस पे किया था आक्रमण? जयपाल पर। किस पे आक्रमण किया था? 1000 या 1001 AD में जयपाल पर। और जयपाल को क्या कर दिया था इसने? पराजित कर दिया था। तो जयपाल ने क्या कर ली थी? अपनी आत्महत्या कर ली थी। सही है। तो इसी के दरबार में कुछ विद्वान भी रहते थे। जैसे इसका जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम क्या था? उतबी। और उतबी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो उस किताब का नाम है, यानी पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी। नोट कर लेंगे, किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी नोट कर लिया होगा। उतबी कौन है? देखो, दरबारी इतिहासकार कौन है? उतबी। अब यहाँ पे एक नाम और है, फिरदौसी। फिरदौसी कौन था? दरबारी कवि। फिरदौसी कौन था? दरबारी कवि। और फिरदौसी को ही क्या बोला जाता है? फिरदौसी को ही बोला जाता है पूर्व का होमर। पूर्व का होमर। और इसी की पुस्तक कौन सी थी? इसी की पुस्तक का नाम था शाहनामा। शाहनामा। और शाहनामा, शाहनामा को क्या बोला जाता है? ईरान का इपिक। ईरान का इपिक किसे बोला जाता है? तो लिख लेंगे आप शाहनामा को। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो गजनवियों के संगठन में अरब भी थे, ताजिक भी थे, भारतीय भी थे, परंतु ग्रीक शासक जो है वो अंग्रेजों के गजनवियों के शासक में जो है सेनापति सैन्य संगठन में नहीं थे। अगला प्रश्न, सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था? तो धर्म प्रचार। देखिए, धर्म प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि सुल्तान जो महमूद था, महमूद गजनवी था, उसने ऐसी जगहों पर भी आक्रमण किया था जहां पर पहले से ही मुस्लिम स्थित थे। तो इसका सही आंसर होता है धन संग्रह, कलेक्शन ऑफ वेल्थ। तो सुल्तान महमूद ने भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संग्रह। चलिएगा, अगला प्रश्न, निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कलमा का संस्कृत अनुवाद दिया था? और उसका नाम था अव्यक्तमक मोहम्मद अवतारम। तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनबी। तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनबी। मोहम्मद बिन साम किसका नाम था? गौरी का। और मोहम्मद बिन साम नाम के सिक्के किसने चलाए थे? गौरी ने। और इसी गौरी के सिक्कों पर ही एक तरफ किसका अंकन मिलता है हमें? लक्ष्मी की मूर्ति का अंकन। अगला प्रश्न,
किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो अभी मैंने आपको बताया, तो वो कौन हो जाएगा? वो कौन हो जाएगा? महमूद गजनी। अगला प्रश्न, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो वो हुआ 1027। जब महमूद गजनबी 1025 में महमूद गजनबी ने क्या किया था? तो 1025 में महमूद गजनबी ने लूटा था सोमनाथ मंदिर को। और सोमनाथ मंदिर को जब गजनबी लूटकर भारत से वापस जा रहा था, तो 1026 में उसे जाटों द्वारा परेशान किया गया था। तो उसने अंतिम जो अभियान किया था भारत पर 1027 में जाटों के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राज्य महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आनंद पाल। देखो, मैंने आपको बताया कि हिंदू शाही राजा जो थे महमूद गजनवी ने उन पर आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी ने आक्रमण पहली बार किस पे किया था? तो किस पे किया? जयपाल पर। कब किया? 1000 या 1001 एडी में, या 1001 एडी में। और इन्हीं का पुत्र कौन था? आनंदपाल। इन्हीं का पुत्र कौन था? आनंदपाल। और आनंदपाल ने कई राजाओं को मिलाकर इनके जो महमूद गजनवी था, इनको पराजित करने के लिए इन्होंने ही एक संघ जो है बनाया था, जिसमें कई अलग राज्यों के राजा भी थे। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वही हिंदू शाही राज्य की राजधानी की बात करें जिसमें आपका एक जयपाल था, एक आनंदपाल था और एक त्रिचंद्रपाल था। तो उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी उद्भांड। ये पूछा जा चुका है और ये आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो उसकी राजधानी क्या थी? उद्भांड। अगला प्रश्न, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? तो इसको कहा है एल्फिंस्टन ने। अब देखेंगे क्यों। देखो, महमूद गजनवी भारत आया, कौन? मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, पर वह भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सका। तो इसलिए उसकी विजय कैसी रही? तो उसकी विजय रही परिणाम रहित। तो उसकी विजय कैसी रहेगी? परिणाम रहित। और ये कौन बोलते हैं? एल्फिंस्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? चचनामा। और चचनामा से ही हमें क्या प्राप्त होता है कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण किया गया था। और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कब आक्रमण किया था? तो बताएंगे 711 या 712, क्योंकि 711 में उसने आक्रमण किया और 712 में उसने सिंध को जीत लिया था। अगला प्रश्न, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिएगा, लाहौर में हम गजनवी वंश का अंतिम शासक देखें, उससे पहले देखेंगे हम प्रथम शासक कौन रहा होगा। तो गजनवी वंश का लाहौर में संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। कौन था? अल्पतगीन। अब अल्पतगीन की मृत्यु के बाद अल्पतगीन का बेटा बना था इखक। और इखक की हत्या कर दी थी इसके गुलाम पिराई ने। और पिराई की हत्या कर दी थी बलपतगीन ने। और बलपतगीन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटा कौन रहा था? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के बाद ज़्यादा अच्छे शासक हुए नहीं, तो उसके बाद जो अंतिम शासक बना वो था खुसरो मलिक। और खुसरो मलिक की हत्या किसने कर दी थी? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी ने
किस वंश की स्थापना कर दी थी? गौर वंश की। चलिएगा अगला प्रश्न, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? तो कौन बताया? अल्पतगीन। कौन बताया? अल्पतगीन। पर अल्पतगीन ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन हो जाएगा? सुबुक्तगीन। और सफल आक्रमण करने वाला कौन हो जाएगा? सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी। और गजनी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? मलिक खुसरो। और मलिक खुसरो की हत्या किसके द्वारा कर दी जाएगी? तो लिखेंगे महमूद गौरी के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? इसको नोट वो कर लेंगे तो इसका सही नहीं है। तो अगला देखते हैं, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ये गलत है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही है, क्योंकि उसने धर्म की वहाँ पे चर्चा की है और राजनीति की चर्चा की है और दर्शन की चर्चा की है, रीति रिवाज की चर्चा की है, और वह संस्कृत का विद्वान था। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अलबरूनी था उसने वो फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं का तो ज्ञानी ही था, और वैसे भी वो एक धर्मयज्ञ भी था। धर्मयज्ञ भी था तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। देखो उसने 3 भाषाएं मैंने आपको पहले बताई, और चौथी भाषा उसने कहाँ भारत आके सीखी? कौन सी? संस्कृत। यह त्रिकोणमिति, हाँ इसमें ये गणित का भी विशेषज्ञ था, सही है, तो त्रिकोणमिति वाला भी सही होगा, संस्कृत का विद्वान भी सही होगा, यह भी सही होगा। और वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह क्या होगा? गलत, क्योंकि अलबरूनी जो है वो धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लेखक जो है वो नहीं था। अलबरूनी, देखो अलबरूनी भारत वालों को विद्वान बताता है, परंतु बोलता है कि वो कूपमंडूक हैं, यानी वो कुएं के मेंढक हैं। यहाँ के रीति रिवाजों की चर्चा करता है, यहाँ के जाति व्यवस्था की चर्चा करता है। चलिएगा, तो आई थिंक आज के 20% कंप्लीट हुए, तो अब हम रहने देंगे केवल यहीं तक। देखिएगा, अब सुनेंगे, अगर वीडियो सही लगती है तो पहले क्या करेंगे? आप उसे लाइक करेंगे, और वीडियो सही नहीं लगती है तो क्या करेंगे? अनलाइक करेंगे। वीडियो में क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए आप कमेंट करेंगे, और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आने वाला हूँ। प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।